मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ व प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हारे हिंदी साहित्य के काव्य मंजरी के आ धरती कितना देती है कविता से उससे संबंधित प्रश्न उत्तर, या यूँ कह सकते हो कि हम कुछ एक्सरसाइज तुम सभी को एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि तुम्हें मालूम है, तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न 12.5 नंबर का पिछले साल तो था जो है प्रत्येक प्रश्न, लेकिन इस साल से सिलेबस चेंज होने के कारण 10 नंबर का किया गया है। तो नंबर चाहे 10 हो या 12 हो, तुम्हें उस पर पूरे ध्यान देना है। और यदि तुम सही ढंग से बातों को सुनोगे, एक्सरसाइज को समझोगे, उसके मूल्यांकन को समझोगे, तो तुम्हें पूरे अंक प्राप्त करने में काफ़ी सरलता होगी। तो अभी मैं इस समय आ धरती कितना देती है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता का पहला एक्सरसाइज व्याख्या मूलक प्रश्न में पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनना और इसे नोट भी करना। बचपन में कवि ने पृथ्वी में क्या बोया था? बचपन में कवि ने पृथ्वी में क्या बोया था और वर्षों के बाद बड़े होकर के क्या बोया था? दोनों परिस्थितियों अथवा स्थितियों का क्या परिणाम हुआ? यह प्रश्न हुआ तुम्हारा। प्रश्न का मैं उत्तर व्याख्यात्मक ढंग से बता रहा हूँ, तुम सुनोगे, उसे नोट करोगे और एक्सरसाइज में अपने करोगे। ध्यान देना, बचपन में कवि अबोध तथा अनजान था। उसने सुन रखा था, जिसके आधार पर वह जानता था कि पृथ्वी में जो चीज़ बोई जाती है, पृथ्वी उससे बहुत ज़्यादा करके उगाती है। अतः उसने चुपचाप बिना किसी बताए को एक दिन जमीन खोद करके पैसे बो दिए। पैसे बो क्या दिए? पैसे को गाड़ दिए और सोचने लगा कि कुछ दिनों में धरती से पैसे के जो बीज गाड़े हैं उसका अंकुरण होगा, धीरे धीरे पौधा होगा। उस पैसे के पौधे से उसमें रुपए पैसे की कलियां उठेगी, खिलेंगी, रुपए पैसे की भरमार हो जाएगी और उन रुपयों पैसों को लेकर के वह एक मोटा धनी व्यक्ति बन जाएगा। धनवान बनने से लोग उसे धनी सेठ कहेंगे, उसका चारों तरफ मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे को देख करके उसका प्रसन्नता से मन भर जाएगा। वह भी समाज का एक अच्छा प्रमुख सेवक या सामंत बन जाएगा। इस उद्देश्य से उसने पैसे के बीज को गाड़े थे। लेकिन जब बहुत दिन बीत गए, काफ़ी प्रतीक्षा के बाद भी उस धरती से कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ, न पैसे के बीज के अंकुरण हुए, न कोई पौधा निकला, न उस पर कोई फूल खिले, तब वह अपने मन में धरती के प्रति बुरे अनुभव को साझा करते हुए उसने कहा कि यह धरती बंजर है, अर्थात यह धरती बंजर है, इसमें कभी कुछ उत्पन्न होने की शक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसने जो बीज बोए हैं वह लालच के बीज बोए हैं।
वह गलत बीज बोए हैं। उसने लोभ और स्वार्थवश पैसे के बीज धरती में गाड़े हुए हैं, इसलिए वह बीज निष्फल है और ऐसे बीज से किसी भी प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिए। यह बात उसे नहीं मालूम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बाल कवि अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। महीना, मौसम, सर्दी, गर्मी, बसंत, पतझड़, हेमंत तथा शिशिर, इस प्रकार से वर्ष में होने वाले 6 ऋतुएं धीरे धीरे आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। इस तरह से कवि की काफ़ी समय बीत गए। हम यह कह सकते हैं अर्धशती बीत गया, अर्थात 50 वर्ष बीत गया। पतझड़, बसंत, शिशिर, हेमंत, सभी ऋतुएं आई, लेकिन कवि के बोए गए धरती में बीज के अंकुरण का कोई अता पता न चला। इस तरह से कवि कुछ वर्षों के बाद इस बात को भूल गया कि वह कभी धरती में बीज रूपी या पैसे रूपी बीज के अंकुरण की संभावना किया था, और बात भी कोई ऐसी नहीं थी जिसे याद किया जाए। उस समय कवि की अवस्था छोटी थी, बाल कवि था। इस तरह से 50 वर्ष बीत गए और फिर एक बार वर्षा ऋतु हुई। वर्षा के आगमन से धरती गीली हो गई, चारों तरफ हरियाली छा गई। एक दिन कवि ऐसे ही अकस्मात अपने आंगन को निहार रहा था। उसने आंगन में गीली मिट्टी को देख करके उत्सुकतावश उसमें अपने उंगलियों के नाखून से धरती को उधेड़ करके उसमें वहीं बगल में रखे हुए सेम के 4-6 बीज डाल दिए, उसमें गाड़ दिए, और उस बीज को गाड़ देने के बाद वह भूल गया कि वह सेम के बीज को धरती में गाड़ा है। लेकिन 10-15 दिन के बाद जब वह फिर एक बार अपने आंगन में आता है तो देखता है कि आंगन के एक छोटे से कोने में कुछ नवागंतुक या नवागत मेहमान उसके आंगन में खड़े हैं। उसने सोचा, ये कौन है, ये कौन है? ऐसा लगता था कि उस पौधे के बीच से, उस पौधे का जो बीज उसने पहले बोया था, उसमें से जो छोटी छोटी 2 पत्तियां निकली थी वह हरी भरी तथा गोल मटोल थी, जिसे देख करके कभी सोचता है कि क्या कहें, इन्हें हम उनकी विजय का पताका कहें या इनकी हथेलियाँ कहें। कभी को वह छोटी सी पत्तियाँ ऐसी लग रही थी जैसे चिड़िया का बच्चा अपने अंड को तोड़ करके बाहर निकल करके अपनी हथेलियों को बाहर फैलाया हुआ है। और इस तरह से वह चिड़िया का बच्चा अपने पंखों को फैला करके आसमान में उड़ना चाहता हो। कभी कुछ समय तक उन्हें निर्विवेक का मतलब होता है अपलक निगाह से देखता है। कभी अपने आंगन के हरियाली को देख करके, पौधों को देख करके बड़ा ही प्रसन्न होता है कि यह उन्हीं बीजों की फसल है। तब कभी ने सोचा कि पृथ्वी
हमको कितना देती है यह हमें बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हम जो बोते हैं पृथ्वी उसका 1000 गुना ज़्यादा करके देती है, और हम उस धरती के फलों का, पौधों का यदि हम उचित प्रयोग करें तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उन्नत भारत की लालसा में धरती माता अपना भरपूर सहयोग करती हैं। बस हमें यह समझना चाहिए कि मनुष्य अपने परिश्रम से इस धरती को रत्नगर्भा बना सकता है, यदि उसमें परिश्रम करने की शक्ति हो तो। इस तरह से मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें यहीं पे बता करके विराम देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें दूसरा प्रश्न जस्ट उसी तरह से बताना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न यह हो सकता है, कवि ने परिश्रम के महत्व को कब समझा? कवि ने परिश्रम के महत्व को कब समझा? यह भी एक तुम्हारा उसी तरह से व्याख्यात्मक प्रश्न है जो 10-12 नंबर के हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, ध्यान देना, बातों में ये न समझ लेना कि सर जो बता रहे हैं वह सब एक ही है। तो सच तो बात यही है कि प्रश्न अलग अलग होते हैं, लेकिन आंसर जो हम देते हैं, उसके जो उत्तर लिखते हैं या उत्तर तुमको समझाते हैं, वह उत्तर उनसे मिला जुला होता है जो पूर्णतः सत्य होता है। इसलिए मैं भी तुम्हें चाहता हूँ कि उस प्रश्न का उत्तर बता दूँ, जिससे कि तुम्हें कुछ तो आता ही है, और कुछ दूसरा प्रश्न जब इस तरह से आता है तो तुम घबरा मत जाना, बल्कि उन्हीं प्रश्नों को समझना कि वह उससे संबंधित है। तो मैं अब कवि ने परिश्रम के महत्व को कब समझा बताने जा रहा हूँ। ध्यान देना, जैसा कि मैंने अभी बताया, तुम भी उसी तरह से लिखोगे। बचपन एक कवि ने अनजान में लोभवश, जब वह अबोध था, अबोध का मतलब है जिसको अच्छे और बुरे की जानकारी न हो, सुख दुख का अनुभव न हो, वह अबोध माना जाता है। तो इस तरह से बचपन में कभी अबोध था, उसे यह नहीं मालूम कि धरती के अंदर से क्या उगता है और क्या नहीं उगता है, धरती में किस प्रकार के बीज बोए जाएं, या किस प्रकार के बीज बोने से उनका अंकुरण होता है, पौधा बनता है, बाद में फल फूल निकलते हैं, जिससे हमारा समाज उसे पा करके अपने दैनिक जीवन को सुख में व्यतीत करता है। इसलिए उसने चुपचाप एक दिन अपने घर में जाकर के कुछ पैसे को जुटाया, लिया और उसे धरती में जाकर के बो दिया। उसने यह जान करके उस पैसे को गाड़ा था कि कोई जानेगा नहीं, और जब यह पैसे के बीज उगेंगे, अंकुरण होगा, तो उसमें रुपए पैसे की फल फलियाँ लगेंगी, ज़्यादा रुपया पैसा होगा, हम उसे पा करके एक बड़े मोटे सेठ बनेंगे, समाज में मेरा सम्मान, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा होगी, लोग हमें आदर की दृष्टि से देखेंगे। इस बात को सोच समझ करके उसने लोभवश, लालचवश पैसे के बीज को धरती में गाड़ दिया था। बराबर उसे देखता रहा, कुछ दिन देखे, लेकिन उसमें से कोई या किसी भी प्रकार का अंकुरण नहीं हुआ। यहाँ तक कि कभी वर्ष के अधिकांश समय बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही, जैसे ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, पतझड़, हेमंत, शिशिर, जितने भी ऋतुएं होती हैं साल में, वे सब बदलते गए, लेकिन धरती नहीं बदली। धरती से उन
पैसों के बीज का कोई भी अंकुरण नहीं हुआ और इस तरह से पैसे के बीज के अंकुरण को न देख करके कभी लाचार हुआ और कभी ने सोचा कि यह धरती बंजर है, इस धरती से कुछ भी उत्पन्न नहीं होने वाला है, इसलिए वह वहीं पे उस बात को छोड़ दिया और भूल गया कि धरती में उसने कभी बीज के रूप में पैसे को गाड़ा था। बात भी कोई बहुत याद करने की नहीं थी। ऋतुएं बदलती रही, यहाँ तक साल बदलते रहे और इस तरह से कभी के 50 वर्ष पूरे हो गए। अपने जीवन के 50 वर्ष निकल जाने के बाद, जिसमें कई बसंत, पतझड़, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं बीत गई, तब कवि ने परिश्रम के महत्व को समझा। बचपन में जब उसने लोभ, लालच और स्वार्थ के बस में होकर के पैसे जमीन में गाड़े थे, तब उसे यह ज्ञान नहीं था कि यह धरती, इस धरती में किस प्रकार के बीज को बोया जाता है, किस प्रकार के बीज को बोने से उसमें अंकुरण होता है, उसके पौधे बनते हैं, उसमें फूल फल कलियाँ आती हैं और किस में नहीं। अब जब उसने अपने आंगन में, ध्यान देना, अब जब उसने अपने आंगन में एक दिन बरसात होने के बाद देखा कि आंगन की मिट्टी गीली थी, तो उसने बस उत्सुकता बस सेम के 4-6 बीज उसमें बो दिए और कुछ दिनों के बाद फिर जब उसने देखा तो उस आंगन में नवागत के रूप में छाता को ताने हुए ऐसा लग रहा था कोई उसके घर में मेहमान आया हुआ है। उनके अंकुर इतना सुंदर और प्रसन्नता देने के थे, कभी उन्हें देख करके प्रसन्नता से झूम उठा, प्रसन्नता से नाच उठा। उसका कुछ समय पूर्व किया गया थोड़ा सा परिश्रम आज पौधे के रूप में इस तरह से उसके मन को प्रसन्नता का द्योतक बन गया कि जिसे कहा नहीं जा सकता है। अब वह कुछ समय पहले किए गए अपने परिश्रम के महत्व को समझता है और कभी उन्हें देख करके प्रसन्नता से कहता है, वाह, धरती तो बहुत कुछ देती है, धरती तो बहुत कुछ देती है। आज उसके समझ में आया कि यह धरती बहुत कुछ देती है, यहाँ तक रत्न को जन्म देने वाली है। इसमें बीज बो करके धन उत्पन्न नहीं किया जाता है, इसमें लोभ और लालच के बीज को नहीं बोना चाहिए, क्योंकि लोभ और लालच के बीज, ये बीज धरती में उगने वाले नहीं हैं। धरती में तो वे बीज उगते हैं जो जन कल्याण के लिए होते हैं, अर्थात धरती में ममता के बीज को बोना चाहिए। ममता के बीज को बोने से मानवता रूपी फसल उसमें उग सकती है। इसमें पैसों के बीज बो करके धन उत्पन्न नहीं किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ कवि ने मनुष्य के कल्याण की बात कही है, जब वह परस्पर मिल करके मनुष्य भाईचारा रख करके ऊंच नीच, अमीर गरीब, धर्म संप्रदाय की विविधता को, भेदभाव को छोड़ करके आपस में मिलजुल करके रहेगा, सद्भावना उसमें होगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना यदि होगी, तो वह जो भी बीज बोएगा वह बीज अंकुरित होगा और वह बीज समाज के उत्थान के लिए होगा, जिससे समाज का उत्थान तो होगा ही, देश का उत्थान होगा और देश के उत्थान होने से विश्व का उत्थान होगा। तो इस तरह से इन सभी मानवीय गुणों को अपनाने से पृथ्वी पर सर्वत्र सब जगह सुख और शांति स्थापित होगी। कवि का कामना है कि हम सब यदि परस्पर मिलजुल करके रहेंगे, देश के विकास के लिए हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, इस भावना से कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा कुटुंब है, परिवार है, तो हम कभी भी अपने कर्म क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे विकास के लिए
भूमि का सदुपयोग होगा। कवि की कामना है हम सब मिल करके आपस में भाईचारे का संबंध रखते हुए एक दूसरे को अपना समझ करके देश के विकास के लिए बीज बोएंगे, क्योंकि यदि हम गलत बीज बोएंगे, गलत बीज का रोपण करेंगे तो नुकसानदायक होगा। अर्थात गलत बीज बोने से उसके जो पौधे उगलेंगे, उसके जो फसल होंगे वे भी गलत होंगे। इसलिए इस बात को ध्यान दे करके कि हम जैसा बोते हैं वैसा पाते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही वह फल प्राप्त करता है। इसी बात को किसी दूसरे ने कहा है, क्या कहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यदि हम कांटे के बीज को बोते हैं तो उसमें आम का मीठा फल नहीं लगता है। फलों के राजा आम की यदि हम कामना करते हैं तो वह कभी भी संभव नहीं है। इसलिए हमें आम, फलों के राजा यदि आम की चाहत है तो हमें सदैव इस बात को ध्यान दे करके हमें आम के बीज को बोना चाहिए। इस प्रकार से हम यहीं पे अपना यह व्याख्या मूलक प्रश्न तुम सभी के लिए विराम देते हैं और यही कहेंगे कि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में नोट करना, अच्छी तरह से इसे तैयार करना, क्योंकि अभी तुम्हें मालूम भी हो गया है कि अब तुम्हारा जो प्रोजेक्ट होगा इन सभी एक्सरसाइज बुक को देख करके होगा। अब तुम्हारे इस नोट को देख करके होगा, तुम्हारे ओरल जिसे मौखिक कहते हो उसे भी देख करके होगा। इस तरह से ये सभी तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। जैसा कि तुम जानते हो कि अगले हफ्ते से तुम्हारे क्लासेस भी वर्चुअल होंगे, तो उस वर्चुअल क्लासेस के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि अब तुम 11 क्लास में नहीं हो, थोड़ा हंसी मजाक का समय चला गया है। तुम अब जो है अपने बोर्ड की तैयारी में आ जाओ। भगवान से मनाएंगे कि कोरोना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और तुम लोगों के सामने या हम तुम लोगों से हमारा साथ साक्षात हो। और अभी फिर भी इसके पहले मैं बोलूँगा कि तुम अपने वर्चुअल क्लास के लिए तैयार रहना और आगे अगले सप्ताह से संभवतः तुम्हारा वर्चुअल क्लास होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं तुम्हें धन्यवाद देते हुए विराम देता हूँ।